नमस्ते पेरेंट्स, आपका स्वागत है ये हमारे तीसरे सेशन के अंदर। ये हमारा तीसरा सेशन है। ठीक है, आपका चाइल्ड अभी एग्जाम दे रहा होगा एंड आई एम श्योर आप थोड़े से एंक्शियस होंगे, पर हमारे 2 वीडियो आपने देख चुके होंगे और दोनों वीडियो से आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपका चाइल्ड अच्छे से एग्जाम दे रहा होगा और आप इस वीडियो को देखिए जहां पे हम ये बात करेंगे व्हाट टू डू इफ द कट ऑफ इज नॉट क्लियर। ठीक है, इन क्लैट 2022 हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के पास और उनके लिए क्या सोचना चाहिए, क्या सही रास्ता है। ठीक है, ये हम बात करेंगे। पर उससे पहले ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हम यूनिवर्स से ये कामना करें कि आज मेरे बच्चे के लिए ठीक है पेपर ऐसा देना कि जो उसको सब आता है वही होना चाहिए। ठीक है, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप अगर सोचेंगे कि आपके चाइल्ड के लिए फर्स्ट रैंक आना चाहिए, मेरा मानना है कि बहुत अच्छी तरीके से ये यूनिवर्स आपको वो देने की कोशिश करेगा। आपको सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है, पॉजिटिव होना है। ठीक है, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये समझिए पेरेंट्स कि हमारी लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें हम इसीलिए अचीव कर पाते हैं कि हम उसके लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव होंगे हम अच्छी तरीके से चीजें कर पाएंगे। हम रियलिस्टिक तो होना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम मानेंगे तो हमारा बच्चा अगर पढ़ाई भी नहीं किया होगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा, वो बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, पर जब अभी वो एग्जाम दे रहा है तो हमें पॉजिटिव रहना है। हमारे पॉजिटिव वाइब्स उसके पास जाने चाहिए। हमारे पॉजिटिव वाइब्स जब उसके पास जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको मदद करेगा और वो सही में आगे बढ़ेगा। ये सर नो, तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि अगर हमारा चाइल्ड एग्जाम देकर आता है और कोई कारण से उसका स्कोर जो चाहिए वैसा नहीं आ रहा है, उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो क्या करेंगे। हमारा सेकेंड सेशन था कट ऑफ। ठीक है, क्या कट ऑफ है, ठीक है, वो हमने बताया था, आप एक बार देख लीजिएगा। कट ऑफ में कैटेगरी वाइज कट ऑफ होता है। ऑल इंडिया कैटेगरी होती है। ठीक है, ऑल इंडिया कैटेगरी में ठीक है मतलब ऑल इंडिया कैटेगरी होती है जनरल, SC, ST, OBC, EWS। उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है विच इज ऑफ यू कैन से डोमिसाइल का, स्टेट डोमिसाइल का। तो जनरल के अंदर जो सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें स्टेट के लिए अवेलेबल है, कुछ सीटें सबके लिए अवेलेबल है। सिमिलरली SC कैटेगरी में कुछ सीटें स्टेट वाले बच्चे, स्टेट वाले SC के लिए अवेलेबल है और बहुत सारी सीटें ठीक है सभी पूरी इंडिया के SC के लिए अवेलेबल है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी। विमेन कैटेगरी इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड विच मीन्स जनरल में से कुछ परसेंटेज आर विमेन। सिमिलरली इन SC, इन ST इसमें भी विमेन रिजर्वेशन अवेलेबल है। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, तो वो हमने सेकेंड सेशन में डिटेल में समझाया था और साथ में हमने डिटेल में ये एक्सप्लेन किया था कि कौन सी कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था कैटेगरी वाइज एंड दैट टू रियलिस्टिक डेटा। 5th राउंड के बाद, काउंसलिंग के 5वें राउंड के बाद ठीक है क्या एक से कौन से रैंक पे कौन से कॉलेज का एडमिशन हुआ वो हमने आपको बताया। इस सेशन में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि कोई कारण से कट ऑफ क्लियर हुआ नहीं तो बच्चे के साथ है ना क्या व्यवहार किया जाए। ठीक है ना, क्या हमें आगे चॉइस ली जाए, हम पॉजिटिव एंगल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या रैंक के ऊपर और अदर क्या मार्क्स के ऊपर क्या रैंक था 2021 में, क्या मार्क्स के ऊपर क्या रैंक था, ताकि जब आपका चाइल्ड बाहर निकले और आप एक रफ एस्टिमेट उससे मांगे कि कितना अटेम्प्ट किया। ठीक है, आप एक रफ एस्टिमेट कर सकते हो। वो जो भी आपको बोले कि भाई मैंने इतने मार्क्स इतने अटेम्प्ट किया, अगर आपको पता हो कि उसका एवरेज एक्यूरेसी पिछले इतने मॉक टेस्ट में कितना रहा तो आप वो एवरेज लगा दीजिए। अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक रफ लेकिन से 75% एक्यूरेसी लगा दीजिए। उसने जो अटेम्प्ट किया उसका 75% काउंट कर लीजिए, वो उसके मार्क्स आएंगे ऐसा मान के चलिए। और 2021 के पेपर के मुताबिक आप कंपेयर कर सकते हैं कि उस मार्क्स के ऊपर उसकी रैंक क्या आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट रैंक का बच्चा था उसने 125.5 मार्क्स लेकर आया था, पर 100 रैंक के ऊपर 102.25 आया था। 500 रैंक के ऊपर ये सीधा 12 मार्क्स का गैप हो गया, 90 पे पहुंच गया। 1000 पे पहुंचे तो ये 7 मार्क्स का गैप हो गया। 1500 पे पहुंचे ठीक है तो ये सीधा गैप हो गया आपका करीबन लेकिन से मतलब
8 साढ़े 8 मार्क्स का हो गया। 2500 पे पहुंचे तो ये 6 मार्क्स का गैप हो गया, 7 मार्क्स का गैप हो गया। ठीक है, 3000 रैंक आई आपकी 68.5 के ऊपर, 4000 की रैंक आई 64 मार्क्स के ऊपर, 4000 की रैंक आई आपकी 60.5 के ऊपर। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप जो भी स्टेट में है उस स्टेट के एनएलयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका 2000 के आजू बाजू रैंक आया आपको मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर आपके चाइल्ड का 74 आना इज रियली पॉसिबल। अगर उसने प्रो टैलेंट के 60 मॉक लिखे हैं तो पक्का ही आ जाएगा, कोई पंगा ही नहीं है, ये सुनो, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है। ठीक है, ये तो पक्का पॉसिबल है। इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमें हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग एडमिशन इनटू एनएलयू, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? ठीक है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? शुड वी गेट डिसहार्टन? ये दुखों मनाना है कि मेरे बेटे का एनएलयू नहीं हुआ? नहीं, ऑल द मोर बी पॉजिटिव एंड देन प्लान इट वेल, ताकि आपके चाइल्ड का करियर अच्छा डेवलप हो। देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि हर बच्चा एनएलयू में जाता है। 2600 सीटें अवेलेबल है, उससे ज़्यादा तो सीटें अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों का नहीं होना है। जब बहुत सारे बच्चों का नहीं होना है तो अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा अगर हमारे बच्चे के लिए प्लान करेंगे करियर, तो हमें पक्का अच्छा मिलेगा करियर। ऐसा तो नहीं होगा कि बुरा करियर मिलेगा। ये सुनो, चलिए ग्रेट, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? सबसे पहला ऑप्शन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स लेते हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा, इस साल हमने मेहनत करी, कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ, कोई नहीं, वी विल रीअटेम्प्ट एंड वी विल अटेम्प्ट अगेन इन 2022. This year when you are going to attempt this exam, it will come just in 4.5 months. अगले 4.5 महीनों में आपके पास ये एग्जाम आ रही है, विच इज December 18 को एग्जाम है आपकी। ठीक है, तो 4.5 महीना ही तो है। ठीक है, कहाँ बड़ी बात है? बिल्कुल 100% एफर्ट लगाएंगे, आसानी से क्लियर होगा। चाइल्ड के पास और 4-5 महीने मिल गए तैयारी करने के लिए, उसको जो भी नहीं आया उसको और वो बेहतर वे में करेगा। ऐसा माना जाता है कि जो भी बच्चे एनएलयू क्लियर करते हैं उनमें से करीबन 25 से 30% स्टूडेंट्स आर ड्रॉपर्स, दे बिकम ड्रॉपर्स। सो वन चॉइस, वन ऑप्शन इज बिकमिंग अ ड्रॉपर। क्या ड्रॉपर बनना इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग? वो बड़ा बड़ा टेंशन क्रिएट करता है। हाँ, थोड़ा टेंशन तो क्रिएट करता है, बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, पर वो प्रेशर को हम अगर रिलीज कर दे और उसको अगर पॉजिटिव रखे, मेरा मानना है कि वो बच्चा क्लियर करेगा। मेरे यहाँ से ऑन एन एवरेज बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर हैं, वो ये एग्जाम क्रैक करके बहुत सारी अच्छी एनएलयू में पहुंचे, साल दर साल पहुंचे, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप भी पहुंच सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, आप जा सकते हैं और अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, एक एनएलयू में एडमिशन मिलेगा। अभी आपका 1 साल कहाँ जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। आपको एनएलयू में एडमिशन मिलेगा और उसके बाद जो आपको प्लेसमेंट मिलेगा वो आपको बड़ा फायदा करेगा। लाइफ में अगले 40 साल में अभी 1 साल कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है, however some of you may be interested to go to private colleges. You are not able to clear let's say NLU, but you are able to clear सिम्बायोसिस का एग्जाम। ठीक है, आप सिम्बायोसिस का एग्जाम क्लियर करने के काबिल हैं, आप NMIMS क्लियर करने के काबिल हैं, आप क्राइस क्लियर कर चुके हो। ठीक है, आप ऐसी कॉलेजेस क्लियर कर चुके हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना है या आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपका स्कोर अच्छा नहीं है। आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा नहीं है तो यहाँ पे भी अच्छा नहीं है, विच मीन्स योर स्कोर इज वेरी लो। आपका स्कोर लो है तो क्या आपको वापस तैयारी करनी चाहिए? मेरा मानना है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी तैयारी अगर कम हुई थी, इसकी वजह से स्कोर कम है तो एक्सेप्टेबल है, पर आपको लगता है कि मैं वापस तैयारी करके, है ना, ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, तो पक्का ही रीअटेम्प्ट करिए। पर आपने बहुत मेहनत करी, साल भर मेहनत करी और कोई कारण से आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, अच्छे स्कोर ना आया, ना क्लैट में आया, ना दूसरी एग्जाम में आया, विच मीन्स पॉसिबली यू आर नॉट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसका ये मतलब नहीं है दैट यू आर नॉट मेंट फॉर लॉ। ऐसा नहीं है, लॉ करियर के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम ही क्लियर करें, है ना। ठीक है, आप लॉ में माहिर हो सकते हो विदाउट क्लियरिंग द एग्जाम, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट इट इज पक्का कि आप लॉ एंट्रेंस के लिए तो नहीं बने हो। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके एरिया में
जो भी अच्छी लॉ कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट या गवर्नमेंट, प्राइवेट या गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मिल जाए, प्लीज ले लीजिए। लॉ के करियर को छोड़िएगा मत, बिकॉज ये लॉ का करियर लॉन्ग रन में आपको पक्का मदद करेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन इट। ये बात समझ आई? यस और नो? ठीक है ना? लॉ का करियर अगर बच्चे में दम है, हाँ, एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पा रहा है, उसके अंदर काबिलियत है समझने की, उसके अंदर काबिलियत है बात करने की, उसके अंदर काबिलियत है मैच्योरिटी दिखाने की, उसके अंदर काबिलियत है, ठीक है, अपनी बातों को स्ट्रांगली पुट करने की, बिल्कुल उसको भेजिए लॉ करियर में, बड़ा फायदा होगा लॉन्ग रन में। ठीक है, लॉ के बाद अगर उसको कोई और चेंज करना हो या आपको कोई चेंज करवाना हो, आप करवा सकते हो। लॉ करियर में जब जाएगा, गवर्नमेंट की एग्जामिनेशंस क्लियर करनी होगी, यूपीएससी, जीपीएससी, स्टेट लेवल की पब्लिक सर्विस कमीशन, आसानी से कर पाएगा, कोई पंगा ही नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि हम सर लॉ ना करें या लॉ करें तो एब्रॉड जाते हैं, इंडिया से नहीं करना है। बिल्कुल अच्छी बात है। क्या आपके पास ऑप्शन है बाहर जाने का? बिल्कुल, यूएसए में जा सकते हैं, यूरोप में जा सकते हैं। ठीक है, यहां पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, लॉ करियर में जाना है तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन, गो टू यूएसए और यूके, दिस आर द टू बेस्ट ऑप्शन। लॉ करियर वहां पे डेवलप करेंगे, फायदा होगा। आप चाहे तो लॉ करियर छोड़कर वहां पे जो बैचलर डिग्री मिल रही है वो आप ले सकते हैं, दैट्स ऑल्सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनो, हाँ, एब्रॉड जाना है, पैसों का प्लानिंग, लॉन्ग रन का प्लानिंग रखना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप उसके साथ सहमत हो जरूरी नहीं है, पर मेरा मानना है कि मुझे मेरा ओपिनियन यहाँ रखना चाहिए आपके सामने, शायद कोई पेरेंट्स इस बात के साथ सहमत हो सके और उनको एक सही राह मिल सके। मेरा मानना है कि 12th के बाद बच्चों को एब्रॉड भेजना, ठीक है ना, मे बी नॉट रियली ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन में भेजे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कारण है उसके। पोस्ट ग्रेजुएशन में भेजेंगे तो कोर्स होता है 2 साल का या 1 साल का, तो पैसे कम जाते हैं। अंडर ग्रेजुएशन में कोर्स लंबा होता है तो मनी स्पेंट इज ह्यूज। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा ग्रेजुएट होता है, ठीक है, उसका एक्सपोजर तो अच्छा होता है, पर फिर भी ग्रेजुएट है, ठीक है, और इसकी वजह से उसको जो जॉब मिलती है वो इतनी मैच्योर्ड और अच्छी पेइंग मिलती नहीं है। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को एब्रॉड में भी अच्छी पेइंग जॉब मिलती नहीं है, और इसकी वजह से फिर हमें लगता है कि इतना सारा पैसा खर्च किया और बाद में उसको अच्छी जॉब मिली नहीं, सेटल हो नहीं पा रहा है, तो हमारे मन में एक डबल एक ऐसे थॉट प्रोसेस चलेगा कि उससे बेटर हम यहाँ बुला ले, अपने बिजनेस में लगा ले। बहुत सारे एक ऐसे ट्रैक जो एक करियर का है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये सब कारण है, इसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि उसको ऐसा एक ऐसे अभी नहीं भेजना चाहिए, बट योर चॉइस। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी सोचे कि अब मुझे लॉ नहीं करना है, आई वॉन्ट टू गेट इन टू सम अदर करियर लाइक BBA, BCom, BMS, BA, उसके साथ साथ मैं दूसरे एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स करूंगा, CA करूंगा, CS करूंगा, CFA करूंगा, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो ये जो बच्चा है ना दूसरे फील्ड में जाना चाहता है, वहां पे वो अपनी पूरी 100% दे तो भी वो एक अच्छी बात है। ठीक है, पर ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि इन सभी में हमें यह देखना पड़ेगा, जो भी हम करियर चॉइस ले, उस करियर चॉइस में सबसे पहला यह सोचना है कि क्या उसका फ्यूचर बड़ा है कि नहीं। मेरा मानना है आज की तारीख में CS के सामने LLB का करियर बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड और स्कोप तगड़ा है। CS का स्कोप आज की तारीख में इतना स्ट्रांग नहीं है, बराबर है। तो मेरा मानना है कि ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, लॉ ही करना चाहिए। अगर आप ये देखते हैं कि मैं लॉ करूं और उसके बाद मुझे इंटरेस्ट ना हो तो क्या करूं, तो लेट मी टेल यू वन एग्जांपल ऑफ माय स्टूडेंट। एक मेरी स्टूडेंट थी, NMIMS में पढ़ने गई, उसके फादर एक ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, बड़ी पोस्ट के ऊपर थे, वो उसको लॉ करना था, उसके फादर ने अच्छे से ट्रेन किया, ठीक है ना, वो लॉ करने गई, उसको लॉ कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था, पर वो लॉयर बनी। लॉयर बनने के बाद, ठीक है, उसको लॉ की प्रैक्टिस करनी नहीं थी, ना लॉ फर्म में जाना था। शी बिकेम डॉग ट्रेनर एंड शी बिकेम द लीगल प्रोफेशनल इन एनिमल राइट्स। टुडे शी इज देश की टॉप 10 में आने वाली डॉग ट्रेनर है, और जो एनिमल राइट्स है उसके लिए वो एक लीडिंग लॉयर है, उसको सब जगह बुलाया जाता है। ठीक है, तो मतलब आप
लॉ की फील्ड में जाएंगे और बच्चे के जो भी इंटरेस्ट लेवल होगा उस इंटरेस्ट के ऊपर अगर उसको सही तरीके से गाइड करेंगे तो पक्का वो अपना करियर अच्छे से बना पाएगा। ये एक ऐसा समय है कि बच्चे को एक सही सपोर्ट मिलना चाहिए, सही कम्युनिकेशन मिलना चाहिए, सही गाइडेंस मिलना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। इस समय पे अगर बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिला और हड़बड़ाहटी में या बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन लिया तो बहुत सारा वेरिएशन आएगा, बहुत सारा दिक्कतें आएगी और मजा नहीं आएगा। मेरा मानना है कि अभी सबसे ज्यादा पेरेंट्स आपकी जरूरत है आपके चाइल्ड को, उसके हैंड होल्डिंग दीजिए। ये जो मैंने आपको बताया इन सब के ऊपर अच्छे से विचार करके अच्छे करियर काउंसलर से मिले और उनसे आपके बच्चे की काउंसलिंग करवा के उसको सही गाइडेंस दीजिए। आप अगर हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमें भी इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, चलिए ग्रेट। आई होप आई गिवन द कंप्लीट आइडिया। ये 3 सेशन मैंने आपके लिए दिए। मैं भगवान से विश करूंगा कि आपका चाइल्ड बस अभी थोड़ी देर में आता होगा, एक बड़ी स्माइल के साथ आए। ठीक है, मैं आपके चाइल्ड के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यूनिवर्स से मांग रहा हूं कि बस आपके चाइल्ड के लिए एक अच्छा रैंक लेकर आए, टॉप रैंक लेके आए। ये विश्वास के साथ, इस बिलीफ के साथ, है ना, मैं ये सेशन एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आपको ये तीन सेशन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, और शाम को हमारा एक और वीडियो देखना भूलिएगा मत, विच इज क्लैट 2022 का कट ऑफ क्या होगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।